नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपने वायदे के मुताबिक अभी मैंने 3 अगस्त का डिस्कशन यहाँ पे किया था। पुराने पेपर को उठाकर फिर से उसको पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन आप लोगों से वादा किया है, आप लोग भी साथ चलिए। 3 का और 9 का आज हम करेंगे। फिर मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया 4, 10, 5, 11 ऐसे करके 2-3 दिन में कवर कर डालेंगे। आइए 9 तारीख में देखते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें मटेरियल है, तेजी से देखते हैं। 9 अगस्त के हिंदू में एक आर्टिकल था खाद्य सुरक्षा कानून पर। खाद्य सुरक्षा कानून पर एक आर्टिकल था। खाद्य सुरक्षा कानून क्या है, ये इसको समझ में आ जाएगा आपको, और इसमें क्या हो रहा है इस समय ये समझ में आएगा। आइए देखते हैं। खाद्य सुरक्षा कानून। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्यों द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराए। ये किसने आदेश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसके लिए न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 256 का हवाला दिया कि संसद में पास हुए कानून का, ये अनुच्छेद 256 ध्यान रखिएगा, पास हुए कानून का पालन केंद्र व राज्य दोनों की जिम्मेदारी है। साथ ही अगर राज्य इसे पालन करने में आनाकानी करे तो केंद्र उसे आदेशित कर सकता है। केंद्र उसको क्या कर सकता है? आदेश दे सकता है। अगर ऐसा स्टेटमेंट आपको कहीं मिले तो ये बात सही है। यानी आर्टिकल 256 के तहत जो भी बातें की गई हैं उनको केंद्र आदेशित कर सकता है राज्य को। अब आइए देखते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के मुख्य प्रावधान क्या है। ये मिशन से अलग है, ये ध्यान रखिएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन से ये अलग है, ठीक है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के मुख्य प्रावधान देखें तो इसमें प्रावधान किया गया है कि 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल, 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम उपलब्ध कराया जाए। अनाज न मिलने पर नगद भत्ता दिया जाए, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। और 6,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को इसमें देने की बात की गई है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत अति गरीब लोगों को 35 किलोग्राम का अनाज। ये सब जानकारी आप कहीं ना कहीं करंट में किसी न किसी रूप में आपके दिमाग में होगी, लेकिन यहाँ पे रिवाइज हो रही है और इकट्ठा हो रही है। जब भी आप ऐसे लिखेंगे, ऐसी चीजों को ऐसे क्रमवार लिख के आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। अगला प्रावधान है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पौष्टिक भोजन एमडीएम मिड डे मील के अंतर्गत देने का प्रावधान। हर जिले में शिकायत समाधान समिति की स्थापना। तो ये हर जिले में अगर देता है तो सही है, ऐसा ही है। राज्य स्तर पर समीक्षा के लिए खाद्य आयोग, और अधिकांश राज्यों ने शिकायत समाधान व खाद्य आयोग की स्थापना नहीं की है। देखिए, तो अगर ऐसी बात की जाए कि की है तो ये गलत हो जाएगा। नहीं की है यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितनी लापरवाही कर रहे हैं राज्य। साथ ही एक ऐसा प्रावधान भी है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, एनएफएसए में, कि समय समय पर पात्र लोगों को अंदर व अपात्रों को बाहर किया जा सके। भाई ये समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। हो सकता है कि कोई आज पात्र है कल ना रह जाए, हो सकता है कोई आज पात्र नहीं है कल हो जाए, तो ये भी इसमें है। सुझाव और क्या है कि पीडीएस में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, इसमें तकनीक का ज्यादा उपयोग हो। कई राज्यों ने किया भी है। और सभी प्रावधानों का सही से क्रियान्वयन हो, और इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर तकनीकी ज्यादा उपयोग तो इससे क्या होती है? पारदर्शिता आती है, भ्रष्टाचार के और लीकेज की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं, ठीक है ना। आगे देखें कि क्या है वे फॉरवर्ड। तो न्यायालय का हस्तक्षेप स्वागत योग्य है एनएफएसए के क्रियान्वयन में, ये स्वागत योग्य कदम है। तो ये देखिए कि रहा, इस पर डायरेक्ट निबंध भी आ सकता है, मेंस में प्रश्न आ सकते हैं, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। इसको अपने हिसाब से आप डील करिए। अगला एक आर्टिकल है हसन रूहानी। हसन रूहानी ये ईरान के राष्ट्रपति बने, दूसरी बार ये बने हैं। और इनके सामने 2 प्रकार की चुनौतियां हैं, इस आर्टिकल में डिस्कस की गई हैं। एक चुनौती देखें आंतरिक, और दूसरी बाह्य चुनौती है, बाहरी। आंतरिक चुनौती देखें तो ईरान में कुछ संरक्षणवादी लोग हैं जो चाहते हैं कि ईरान पश्चिमी देशों, यानी कि जैसे यूएसए है और भी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनको पश्चिमी देश बोलते हैं, आपको पता है, से सख्त रवैया अपनाए। यानी ये कह रहे हैं कि यूएसए के खिलाफ ये सख्त रवैया अपनाए, है ना, ईरान इसके खिलाफ। और इसका कारण ये है क्योंकि वहां पे पिछले कार्यकाल में यूएसए व अन्य देशों से नाभिकीय समझौता लागू हुआ था। इनके कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में, अभी जल्दी आपको याद होगा, P5 और जर्मनी और ईरान ने मिलकर एक संधि की थी। ईरान तो समझौते का पालन कर भी रहा है, देखिए ये कर रहा है, वास्तव में कर रहा है, पर यूएसए प्रतिबंध लगाता जा रहा है ना। अब कैमरून जी आए, वो भी अपना नया सॉरी ट्रंप जी नया अपना ट्रंप भी इसमें कुछ कर रहे हैं, बार बार प्रतिबंध लगा रहे हैं। और वहां के सुधारवादी लोग प्रगतिशीलता चाहते हैं। प्रगतिशीलता कैसे? वो चाहते हैं कि महिलाओं को भी कैबिनेट में जगह दी जाए,
लेकिन रूहानी नहीं करते हैं ऐसा, और उनको लगता है कि अभी इसके अनुकूल समय नहीं हुआ है। तो ये आंतरिक चुनौतियां हैं। बाहरी चुनौतियों की बात करें तो यूएसए द्वारा लगातार प्रतिबंध लगाया जाना, ये छोटी मोटी चुनौती थोड़ी है भाई। यूएसए अगर प्रतिबंध लगाएगा तो यूएसए दादा है, विश्व का अपने को दादा मानता है, तो अन्य देश भी इससे प्रभावित होते हैं ना। तो लगातार ये प्रतिबंध लगाया जाना, सऊदी अरब वो इसके साथी देश लगातार ईरान को अलग थलग कर रहे हैं, सऊदी अरब का इसका हमेशा ठना ही रहता है, तो ये भी अलग थलग कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब यहाँ ईरान में केवल राष्ट्रपति की नहीं चलती, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि सर्वोच्च नेता यहाँ के खमैनी है, ठीक है, ये यहाँ के नेता हैं और सेना उनको रिपोर्ट करती है। इसके पहले के जो राष्ट्रपति थे ये उनके खिलाफ चले गए थे खमैनी के, तो तुरंत उनको बर्खास्त कर दिया गया था, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आइए लगे हाथ देख लेते हैं कि भारत का क्या पक्ष है, ईरान में क्या इंटरेस्ट है भारत का। तो भारत का देखें तो 4 बार पोर्ट के निर्माण में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है। ईरान ने कहा कि चीन भी उपयोग कर सकता है। पहले था कि चाबहार पे केवल हमारा वो रहेगा, केवल इंडिया का रहेगा चाबहार पे। अब ये कह रहे चीन भी कर सकता है, पाकिस्तान भी कर सकता है। तो चीन भी कर सकता है बोल दिया, नहीं पाकिस्तान भी कर सकता है, चीन तो सब यही सब करता ही रहता है। ऐसे वहां फरजात बीए गैस रिजर्व है, ये पहले भारत के ओएनजीसी को मिलने वाला था, अब ये रूस की कंपनी को मिल गया है। खमैनी ने कश्मीरी मुसलमानों के शोषण का आरोप भी भारत पर लगाया है। अब देखो ऑटोमेटिक, क्योंकि भारत और ये जो ईरान है वो नजदीक थे, लेकिन जब यूएसए, भारत भी नजदीक है और यूएसए के संबंध इससे गड़बड़ा रहे हैं, तो उसका भारत पे देखो प्रभाव पड़ रहा है। भारत की सऊदी अरब ग्रुप के देशों से नजदीकी पर भी ईरान को आपत्ति है, तो यूएसए से नजदीकी है उस कारण से वो आपत्तियां हैं, और सऊदी अरब के ग्रुप देशों से नजदीकी है इस कारण से भी आपत्तियां हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत फिर क्यों ईरान में इतना क्यों परेशान है ईरान के लिए। तो इसका महत्व है अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए भारत के संबंध ईरान से अच्छे होने ही चाहिए। अगर भारत ईरान अफगानिस्तान में कुछ करना चाहता है तो ईरान से अच्छे संबंध होने चाहिए। रूस चीन पाक का त्रिकोण पहले ही भारत के लिए चुनौती है, अगर ईरान भी इसमें शामिल हो गया तो और भी समस्या बढ़ सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति जो होती है उसमें बहुत सारे संबंध सीधे उनका मतलब भले ना हो, लेकिन उनका अप्रत्यक्ष तौर पे बहुत ज्यादा मतलब होता है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ये दोनों देखना पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं ये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के बारे में कुछ बातें की गई हैं, तो इसको आइए डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जिला जज की नियुक्ति हाईकोर्ट के द्वारा होती है, आप लोगों को पता है। उसके नीचे के जो नियुक्त किए जाते हैं वो जो राज्य लोक सेवा आयोग है, जैसे उत्तर प्रदेश का है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और वो हाई कोर्ट, इन दोनों के द्वारा मिलकर परीक्षा के माध्यम से नीचे की भर्ती की जाती है। अब पहले भी ऐसी कई बार ऐसे प्रस्ताव रखे गए कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन हो किया जाए, लेकिन जो स्टेट है, राज्य, मतलब ये स्टेट राज्य, तो राज्यों ने इसको हमेशा डिनाई कर दिया, कहा कि नहीं, इससे हमारी स्वायत्तता प्रभावित होगी, है ना भाई। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से होता है तो वो उनके अंडर में है, तो इससे स्वायत्तता। फिर राज्यों ने भाषा, निवास, आरक्षण, मानदंड, स्थानीय संस्कृति की समझ का भी तर्क दिया। भाई हर कोई जाति यहाँ पे यूपी में ओबीसी हो सकती है, सेंटर में वो जनरल हो सकती है, हो सकता है कि वहां पे वो ओबीसी हो, यहाँ पे स्टेट में वो एससी हो सकती है। तो ये बहाना मानते हैं कि ये हमारे आरक्षण का मुद्दा इसमें आ जाएगा, भाषा का, निवास का, लेकिन ये तर्क सही नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो सिविल सेवा भी सफल नहीं होती। भाई सिविल सेवा भी तो ऐसे ही एग्जाम होता है कि जिसके यूपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है, भारत स्तर पर होता है, अखिल भारतीय, और लोग जो इसमें सेलेक्ट होते हैं वो कार्य कहाँ करते हैं, यहाँ के करते हैं, स्टेट में। अब फायदा क्या होगा इससे, यानी कि अगर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रावधान जो है ये मान लिया जाए और इससे एग्जाम कराए तो क्या फायदा होगा। तो पूरे देश स्तर पर प्रतिस्पर्धा होने से अधिक योग्य लोग सेवा में आएंगे, एक पहला फायदा यह है इस आर्टिकल में जो वर्णित है। दूसरा है कि निचले स्तर पर 21,000 में से 4800 पद खाली हैं जजों के, 25.17 बिलियन केस लंबित हैं, बहुत ज्यादा केस लंबित हैं, इनमें से चौथाई केस 5 साल से ज्यादा समय के हैं। तो जब अगर भर्तियां अच्छे से हो जाएंगी तो ये केस फटाफट सॉल्व होंगे, बहुत सारे लोग जेल में वैसे ही सड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें, समस्याएं जो है समाप्त होंगी। अब एक बात यहां हो रही है कि पेपर क्या प्रारूप होगा परीक्षा का, तो परीक्षा में 4 पेपर रख सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लीगल एप्टीट्यूड, लोकल कानून,
भाषा और प्रथाएं, ये 4 पेपर रखे जा सकते हैं। इससे राज्यों की, भाई अगर भाषा की बात कर ली जाएगी, कस्टम की बात की कर ली जाएगी, लोकल कानून की, तो इसमें राज्यों की कानून जो चिंता है वो भी दूर हो जाएगी और जजों की दक्षता में भी सुधार होगा। तो ये एक मोटा मोटा वो था। अगला देखिए, एक ट्रोलिंग। ट्रोलिंग होता है सोशल मीडिया पर अपशब्द या धमकी का इस्तेमाल करना, इस शब्द का उपयोग किया जाता है। इस पर एक अभी आप लोगों ने सुना होगा, धन्या राजेंद्रन है, ये द न्यू मिनट की एडिटिंग चीफ है। इन्होंने विजय सूरा, ये एक तमिल फिल्म एक्टर हैं, इनकी एक फिल्म पे कमेंट किया कुछ ट्विटर पे। आइए देखते हैं क्या मुद्दा था। तो धन्या राजेंद्रन ने ट्वीट किया कि विजय सूरा की फिल्म में इंटरवल तक ही देख पाई, और जब हैरी मेट सेजल देखा तो इंटरवल तक भी नहीं देख पाई। तो हैरी मेट सेजल ने तो कुछ नहीं, कोई इसमें आपत्ति नहीं हुई, लेकिन जो इन पे विजय सूरा पे हुआ था, जो हुआ का कुछ नहीं था, केवल इन्होंने कमेंट किया था, तो विजय सूरा के समर्थक भड़क गए तुरंत और धन्या राजेंद्र के खिलाफ फेसबुक और ट्विटर पर कैंपेन शुरू कर दिया। यहां तक कह डाला कि उन्हें रेप कर डाला जाएगा उनका, अगर वो ऐसा बोलेंगी। रेप की भी धमकी दे डाली। बुरी बात है ऐसा एग्रेसिव होके, सबको अधिकार है अपनी बातें कहने का, लेकिन वहां पे कुछ ऐसा है कि दक्षिण भारत में एक्टर को बिल्कुल क्या माना जाता है, भगवान की तरह पूजा जाता है। तो वो इनके खिलाफ बोले, विजय सूरा के खिलाफ बोले गए शब्द यानी भगवान के खिलाफ बोले गए शब्द। तो ट्विटर से जब बात हुई तो ट्विटर ने कुछ कमेंट डिलीट किए, पर उनका कहना था कि तमिल भाषा का कमेंट फिल्टर करने की हमारे पास सुविधा नहीं है। यही फेसबुक ने भी कहा। अब मुद्दा ये उठता है कि अगर आपके पास फिल्टर करने की सुविधा नहीं है तो आप क्षेत्रीय भाषा में पोस्ट ही क्यों करने देते हैं? भाई ये तो गलत बात हुई ना। ऐसे अभी दंगे भड़क जाए, बात बढ़ जाए आगे, तो काफी इसमें कुछ नुकसान हो सकता है और ये अच्छी बात नहीं है। तो इतने असंगठित तरीके से चलने वाले कैंपेन में विजय सूरा का हाथ ना भी हो तो भी उन्हें सार्वजनिक मंच पर आकर अपने समर्थकों को शांत करना चाहिए। ये इसमें बात ये आर्टिकल में कही गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इसके पीछे भी कई कारण है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में स्त्री जात से द्वेष है, तो ये स्त्री थी, है ना। तो इन्होंने कमेंट किया। दूसरा, एक्टर को वहां पे भगवान का दर्जा दिया जाता है, यानी एक्टर के खिलाफ अगर जरा सा भी कुछ बोल रहे हैं तो समझ लीजिए भगवान, मैंने आपको बताया है भगवान के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि एक्टर एक प्रोफेशन है, एक्टर होना, और प्रोफेशनल है, वो अपनी फिल्म बना रहा है, पैसे के लिए बना रहा है, नाम के लिए बना रहा है, उसमें ऐसे उसको भगवान नहीं मान लेना चाहिए। साथ ही सभी को अपनी पसंद नापसंद की अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। नहीं फिल्म अगर पसंद आई तो इसमें ऐसा थोड़ी ना कि जबरदस्ती आप दिखाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ। तो जहां भी आप लिखिए तो बीच का रास्ता, ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि आप भी अगर पता चले विजय सूरा के या अमिताभ बच्चन के या किसी भी एक्टर के, अक्षय कुमार के आप फैन हैं, उनको कोई बोल दिया है तो आप तुरंत ऐसा लिख डालें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ना आप अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे लिखिए और पेपर में तो कतई नहीं लिखना है, ऐसे ऐसे में, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं एक साक्षात्कार है जो कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का है। एपी शाह। एपी शाह के बारे में आप लोग जानते हैं, ये विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष है। इनका साक्षात्कार दिया हुआ है। इनसे कुछ प्रश्न किए गए हैं तो उनको प्रश्न उत्तर के फॉर्म में हम साइड में देखे ले रहे हैं। कुछ मुद्दों पर इनके विचार लिए गए। जैसे इनसे पूछा गया कि राष्ट्रवाद क्या है, तो इन्होंने कहा किसी एक धर्म, भाषा आदि को तवज्जो देना राष्ट्रवाद नहीं है। तवज्जो देना, नाजीवाद व फांसीवाद का आधार यही था, एक भाषा एक धर्म को तवज्जो दिया गया था और हमें गांधी व नेहरू के समावेशी राष्ट्रवाद को मानना चाहिए, इन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि टैगोर ने एक बार मतलब इसमें टैगोर की का कोटेशन दिया है कि अगर कोई देश अपनी संस्कृति के बदले शक्तिशाली बनता है तो मानवता के लिए सबसे बुरा दिन होगा, ऐसा टैगोर ने कहा था। ठीक है, तो ये राष्ट्रवाद हो गया। फिर बात हुई कि राष्ट्र क्या है, तो राष्ट्र की परिभाषा इन्होंने कहा कि समय व स्थान के हिसाब से बदलती रहती है। यूरोप में एक भाषा व धर्म को एक राष्ट्र के रूप में देखा गया, जैसे फ्रांस, जर्मनी, यूके आदि। वहीं भारत की विविधता में एकता को एक राष्ट्र माना गया। तो भारत में हमारे क्या है, विविधता में एकता, हमारा राष्ट्र विविधता में एकता को संजोए हुए है। और यहाँ पे क्या है, जर्मनी, रूस, और यहाँ पे धर्म और भाषा के आधार पे राष्ट्रों का निर्माण हुआ। भाई पूरा यूरोप ऐसे ही तो बटा हुआ है। वैश्वीकरण के युग में भौगोलिक सीमाएं संस्कृति को बांध कर नहीं रख सकती और आज लोग बहुभाषिक हो रहे हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात कही है। आप कहीं भी ये तो समझ लीजिए कि ऐसे ही आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे ही निबंध पूछा जा सकता है। तो ऐसे चीजों को सोचा करिए 5 मिनट। ऐसा नहीं कि हर चीजें आप लिख पाएंगे, हर चीजें लिखी नहीं जा सकती, नहीं सोची जा सकती हैं। इनसे फिर बात हुई कि देशद्रोह के बारे में, तो जब तक कोई हिंसा ना भड़काए तब तक उस पर देशद्रोह का आरोप नहीं लगना चाहिए। यानी कि जब हिंसा भड़के इनका कहना है तब देशद्रोह है। कई बार राजनीतिक विद्वेष के चलते इस प्रावधान का दुरुपयोग हो जाता है ना। राजनीतिक विद्वेष के चलते इसका, भाई राजनीति में तो बहुत सारी चीजों का ऐसा उपयोग दुरुपयोग होता रहता है।
राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पे विचार देखें तो उच्चतम न्यायालय द्वारा सिनेमाघर में राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने का निर्देश है, लेकिन राष्ट्रभक्ति अंदर से आनी चाहिए, थोपी ना जाए। ऐसा ही निर्णय मद्रास हाईकोर्ट द्वारा राष्ट्रगीत को अनिवार्य बनाए जाने को लेकर भी किया गया था। तो राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत के बारे में इनका, और बात सही भी है कि अगर आप किसी को खड़ा करके बस उस समय कह दे रहे हैं कि खड़े होइए, इज्जत करिए, लेकिन अंदर से अगर वो सम्मान नहीं कर रहा है तो खैर ये इनके विचार हैं। आपके क्या हैं आप हो सकते हैं, लेकिन लिखते समय हमेशा एक बीच के विचार को लिखना चाहिए। निजता का अधिकार, तो सुप्रीम कोर्ट इसको पूरी तरह निर्धारित ना करे। अभी 3 तारीख का डिस्कशन जो पड़ा हुआ है उसमें राइट टू प्राइवेसी की बात हमने की थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों का एक पैनल गठित किया गया था। उसमें ये जिम्मेदारी दी गई कि उसमें उसको फंडामेंटल राइट है या नहीं ये डिफाइन करे। तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को इसको पूरी तरह निर्धारित ना करे, इन्होंने कहा है, क्योंकि ये केस टू केस निर्भर करता है। निजता के बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं, जैसे व्यवहार है, निर्णय है, सूचना, स्थान आदि की निजता। कौन सी निजता है इसमें? अगर सुप्रीम कोर्ट निजता को एफआर बनाता है यानी फंडामेंटल राइट बनाता है, मूल अधिकार बनाता है, तो राज्य को ऐसी संस्था भी बनानी होगी जो इसके हनन को रोके। तो ये इनका इंटरव्यू था, बहुत अच्छा इंटरव्यू है। इन टर्म को आप समझ लीजिए, इनकी बात को अपनी बात मान के कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आज ये 9 तारीख का डिस्कशन हो गया और अब मेरी तबीयत लगभग सही है। मैं आपसे अब कंटिन्यू ऐसे 10 तारीख, लेकिन पुराना जो छूटा है उसके लिए माफी चाहता हूं, और उसको भी मैं साथ साथ में कवर करूँ। आप लोग भी मेहनत करिए। आज 9 और 3 हो गया, कल 10 करेंगे, 4 कर लेंगे। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चैनल को थोड़ा सा आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप लगातार इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी हो सके आप करते रहिए, बस यही सहयोग